प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। दुनिया भर के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम में खराबी का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर के लाखों विंडोज़ यूज़र्स को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD की खराबी देखने को मिल रही है। इस कारण सिस्टम अचानक बंद हो रहे हैं या फिर रीस्टार्ट हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बयान में कहा है कि यह खराबी हालिया क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण हो रही है। इस बग ने लोगों के पर्सनल कंप्यूटर ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कंपनियों, बैंकों, सरकारी कार्यालयों और एयरलाइन को भी प्रभावित किया है। लगातार लोग इस तरह की समस्या के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियों ने अपने यात्रियों को अपडेट करने के लिए एक्स का सहारा लिया है। सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें उनकी स्क्रीन रिकवरी पेज पर फंसी हुई है। भारत की कई बड़ी कंपनियों में IT की समस्या देखी जा रही है। वहीं दुनिया भर में सिस्टम ठप हो गए हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपनी सभी उड़ानों को रोक दिया है। भारत की आकाशा एयर ने भी ऐसी समस्या का जिक्र किया है। इस कारण उनकी टिकट बुकिंग ठप है। साथ ही सभी काम मैनुअल तरीके से किए जा रहे हैं। बात आती है कि क्या होता है ब्लू स्क्रीन एरर को ब्लू स्क्रीन एरर या फिर स्टॉप कोड एरर भी कहा जाता है। यह तब हो सकती है जब कोई गंभीर समस्या कंप्यूटर को अचानक बंद कर दे या फिर रिस्टार्ट करने लगे। ऐसे एरर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से हो सकते हैं। ये किसी नए हार्डवेयर के कारण हो सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर लगातार यह समस्या बनी रहती है तो सेफ मोड में कंप्यूटर स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करना चाहिए। ये हम चीन के बारे में बात करें। एक जापानी सरकारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि ताइवान पर आक्रमण करने की चीन की क्षमता में काफ़ी सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में घटनाओं के संभावित समय सीमा बताई गई है। अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। योमिउरी शिबुन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अगर चीनी सेना सरकार प्रभावी ढंग से सैनिकों का समन्वय करती है तो वह शत्रुता शुरू होने से एक हफ्ते के भीतर अपनी सेना को ताइवान में उतार सकते हैं। यह रिपोर्ट 2023 की गर्मियों के दौरान नौसेना के जहाज़ों और मिसाइल प्रक्षेपणों से जुड़े चीन के सैन्य प्रशिक्षण अभियानों के विश्लेषण पर आधारित है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में बताया गया कि चीन की तकनीकी और संरचनात्मक क्षमता में पिछले कई विश्लेषणों से कई अधिक सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि टोक्यो को सतर्क रहना चाहिए और ताइवान पर संघर्ष से बचने के लिए निवारक प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन संभव स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए तेज़ी से हमला करने की रणनीति पर विचार कर रहा है, इससे पहले कि अमेरिका को प्रतिक्रिया करने का समय मिले। योमिउरी लेख में कहा गया है कि प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस वर्ष की शुरुआत में रिपोर्ट की सामग्री देखी थी। रिपोर्ट में ताइवान पर संभावित चीनी आक्रमण के लिए संचालन का सामान्य क्रम स्थिति के अधिकांश विश्लेषणों के अनुरूप है। हालांकि पिछली रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया है कि चीनी सेना को सुरक्षित बैरिकेड और आपूर्ति लाइनें स्थापित करने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। नई रिपोर्ट में एक बहुत अधिक जरूरी परिदृश्य का वर्णन किया गया है। काल्पनिक आक्रमण परिदृश्य में 4 मुख्य चरण शामिल हैं, जिनमें नौसैनिक नाकाबंदी, सैन्य सुविधाओं पर बमबारी, बैरिकेड स्थापित करने के लिए एम्फीबियस भूमि और समुद्र और हवाई हमला, और अंत में उपकरणों और ज़मीनी बलों का सामूहिक परिवहन शामिल है। रिपोर्ट लिखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि उचित समन्वय और मौसम की स्थिति के साथ चीनी सेना संभावित रूप से नौसैनिक नाकाबंदी लगाने के 4 से 5 दिनों के भीतर चौथा चरण शुरू कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद की गई कि चीन ताइवान में प्रमुख बुनियादी ढांचे और एजेंटों पर साइबर हमले करेगा ताकि भ्रम पैदा हो, संचार सीमित हो और ऊर्जा तक पहुंच सीमित हो। यह हाइब्रिड युद्ध रणनीति संभावित रूप से आक्रमण अभियान के महत्वपूर्ण शुरुआती दिनों के दौरान ताइवान की सरकार को पंगु बना सकती है। आइए हम बात करते हैं जम्मू की। जम्मू क्षेत्र में लगातार हो रही आतंकी वारदातों को देखते हुए भारतीय सेना ने वहां अतिरिक्त 3000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते सेना ने जम्मू क्षेत्र में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 3 बटालियन और कुछ पैरा एसएफ की टीमों को भेज दिया है। एक बटालियन में करीब 800 सैनिक होते हैं। इस तरह एक पैरा एसएफ टीम में करीब 40 कमांडो होते हैं। इस तरह करीब 2500 सैनिक और करीब 500 पैरा कमांडो को जम्मू भेजा गया है। इसके साथ ही CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने भी जम्मू क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। सैनिकों की कमी और ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव का असर जम्मू क्षेत्र में दिखाई दिया है। वहाँ आतंकियों को फिर से पनपने का मौका मिला है। आतंकियों ने सैनिकों की कमी का फ़ायदा उठाते हुए खुद का खड़ा ही नहीं किया, बल्कि अब जम्मू क्षेत्र में वे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। 4 साल पहले जब ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ LAC पर तनाव बढ़ा और स्थिति हिंसक झड़प तक पहुँच गई, तब यहाँ से यूनिफॉर्म फोर्स को हटाकर LAC पर भेज दिया गया है। यहाँ से 1 डिवीज़न जितने सैनिकों को कम किया गया है, यानी करीब 10 से 12 हज़ार सैनिक यहाँ से कम हुए हैं।
जम्मू क्षेत्र में 4 साल पहले सेना की करीब 4 डिवीज़न जितनी संख्या थी। यूनिफॉर्म फोर्स को LAC भेजने से यहाँ 3 डिवीज़न रह गई। यहाँ अभी राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स है। ये पूरी तरह से काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म टास्क को देख रही है। एक फोर्स में 1 डिवीज़न जितने यानी करीब 12,000 सैनिक हैं। सेना की 2 और डिवीज़न जम्मू क्षेत्र में है। एक डिवीज़न का टास्क LOC देखना है तो दूसरी डिवीज़न का टास्क LOC भी है और CICT भी है। भारतीय सेना में करीब 1.80 लाख सैनिकों की कमी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना में इस वक्त करीब 1,80,000 सैनिकों की कमी है। कोविड की वजह से 2 साल तक सैनिकों की भर्ती ही नहीं हुई है। इस दौरान हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हुए हैं। इस लिहाज से कोविड वाले 2 सालों में करीब 1,20,000 सैनिक रिटायर हुए। 2022 से अग्निवीर की भर्ती हुई और पहले और दूसरे साल दोनों बार 40-40 हज़ार अग्निवीर भर्ती किए गए। इन 2 सालों में करीब 1,40,000 सैनिक रिटायर हुए, क्योंकि 2022-23 में करीब 80,000 सैनिक रिटायर हुए, जबकि भर्ती हुए 80,000। इस तरह सेना में करीब 1,80,000 सैनिकों की कमी है। जम्मू में हुए आतंकी हमलों के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या तकनीक सैनिकों की कमी को पूरा कर सकती है। भारतीय सेना में करीब 4 साल पहले ही 1 लाख सैनिकों को कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। टारगेट रखा गया था कि 2027 तक यह संख्या कम हो जाएगी। संसदीय रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भी तभी इसकी जानकारी दी गई थी कि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैन पावर कम किया जा रहा है। लेकिन LAC पर तनाव बढ़ने के बाद से वहाँ 50,000 सैनिक डटे हुए हैं। जम्मू से हटाकर कई सैनिकों को वहाँ भेजा गया है। जिन जगहों पर सैनिकों की संख्या कम की गई वहाँ आतंकियों को फिर से परमने का मौका मिल रहा है। वहाँ जिस तरह की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ जो काम सैनिक कर सकते हैं वो काम तकनीक से नहीं हो सकता। क्या सैनिकों की संख्या कम करने के फैसले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए? आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जारी हिंसा जारी है और अब तक इस हिंसा में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित सरकारी TV मुख्यालय को आग लगा दी और मुख्यालय में खड़ी गई गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। दरअसल एक दिन पहले यानी बुधवार को ही बांग्लादेश के सरकारी TV BTV ने प्रधानमंत्री शेख हसीना का इंटरव्यू लिया था। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी आरक्षण को ख़त्म करने की मांग पर अड़े हैं। शेख हसीना सरकार ने हिंसा को देखते हुए देश के सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश को साल 1971 में आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद से ही बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था लागू है। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30%, देश के पिछड़े जिलों के युवाओं को 10%, महिलाओं को 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और दिव्यांगों के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान था। इस तरह बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण था। साल 2018 में बांग्लादेश के युवाओं ने इस आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई महीने तक चले प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश सरकार ने आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया। बीते महीने 5 जून को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने देश में फिर से आरक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया। शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा। इससे छात्र नाराज होकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते हिंसा में तब्दील हो गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकारी TV BTV को दिए एक इंटरव्यू में लोगों से कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की, तो साथ ही प्रदर्शनकारियों की मौतों पर भी दुख जताया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की न्यायिक जांच कराने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंसा जारी है और गुरुवार को हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन इससे प्रदर्शनकारियों के गुस्से को और भड़का दिया। गुरुवार को ही हिंसा में 25 के करीब प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में अधिकतर पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। हिंसा ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत देश के कई शहरों को चपेट में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण के चलते सिविल सेवाओं में उन लोगों के बच्चों का ज़्यादा चयन होता है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। ये वर्ग आमतौर पर शेख हसीना सरकार का समर्थक माना जाता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसी वजह से नौकरशाही में उन लोगों की अधिकता है जो शेख हसीना सरकार के समर्थक हैं और इस तरह देश की अधिकतर संस्थानों पर सरकार समर्थक लोगों का कब्जा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 39 हो गया है। हिंसा अब देश के कई शहरों में तक फैल गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और शांति की अपील की है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं और अब इसमें सत्ताधारी आवामी लीग पार्टी के समर्थक भी शामिल हो गए हैं। पहले जहां सुरक्षा बल और छात्र आमने सामने थे, अब सरकार के समर्थन में आवामी लीग के समर्थक भी छात्रों से भिड़ गए हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है और कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।